7,000 मंडियां हैं, लेकिन हमारे देश में 40,000 मंडियों की आवश्यकता है। सॉरी, मैं कहूंगा कि 7,000 मंडियां हैं, जिसमें से 4,000 मंडियां पंजाब और हरियाणा में ही। मैं समझता हूं देश भर में 40,000 मंडियों की आवश्यकता थी। वहीं पर सरकार ने इसके विपरीत उद्योगपतियों को खुली छूट दे दी और मंडी एक्ट जो था उसको निष्प्रभावी कर दिया। एक तरीके से उसको इतना लचीला और कमजोर बना दिया। जब बाहर व्यापारी को अनाज खरीदने में कोई टैक्स नहीं लगेगा और मंडी में खरीदने में टैक्स लगेगा, तो कोई टैक्स क्यों देगा? एक तरीके से मैं कहूंगा ये कानून इसलिए बनाया गया है ताकि कोई भी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आए तो वो अलग अलग राज्य सरकार से, क्योंकि कृषि जगत जो है वो कृषि जो क्षेत्र है वो राज्य सरकार के अधीन आता है, लेकिन इसके ऊपर केंद्र सरकार ने ऐसा कानून बना के एक तरीके से बाहरी उद्योगपतियों को छूट दे दी है कि वो अपने हिसाब से कहीं पर भी जाके माल खरीदे, अपने मनमाने तरीके से माल खरीदे। पहला कानून माल खरीदने की कहीं पर भी पूरे देश भर में आजादी। दूसरा कानून बनाया है उन्होंने कि वो जाके कहां पर क्या खरीदना है उसके लिए निर्धारित कर पाए। एक तरीके से आवश्यक वस्तु अधिनियम, जो दूसरा जो कानून था जो हमारे देश में 1955 में सरकार ने बनाया था, जिस तरीके से खाने पीने की चीजें, अनाज, दालें, मैं समझूंगा कि टमाटर, प्याज जैसी चीजें, जैसे गेहूं हो, चना हो, दाल हो, ये आवश्यक वस्तु अधिनियम में आती है, इनकी कालाबाजारी हो। जिस तरीके से कोरोना काल में देखते हुए मार्च के महीने में सरकार ने आज हम लोगों ने जिस तरीके से 5 जून को जो सरकार ने कानून लेकर के आई, जिस तरीके से 3 बिल जो पीछे के रास्ते से सरकार ने लाए, उसके लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें सबसे पहला बिल जिसमें आम व्यक्ति को स्वतंत्रता दे दी है कि वो सिर्फ पैन कार्ड के आधार पर कहीं पर भी जाकर खरीदी करे। मैं समझता हूँ ये जो कानून था एक तरीके से जो अलग अलग राज्यों में जो अलग अलग कानून थे, अलग अलग जो शुल्क थे, उन सबों में छूट करने के लिए सरकार ने जो FDI या उनके जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो प्रभावशाली जो पैसे वाले लोग हैं, उनको एक तरीके की छूट दे दी कि वो कहीं पे भी जाके अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू माल खरीद ले और उसमें किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं रहे। दूसरा कानून जो है वो एक तरीके से ये जो माल जो खरीदा है उसको जो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट था, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1955, उसमें संशोधन करके ये व्यवस्था कर दी है कि उस माल को अनियंत्रित मात्रा में खरीद सकते हैं और उसको चाहे जितना माल को स्टॉक कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर उसके पास पैसा है तो वो पूरे देश के गेहूं का भंडार कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति के पास पैसा है तो वो पूरे देश की दालों को खरीद सकता है। अगर किसी देश के पास पैसा है तो इस देश से पूरी तेल को, पूरे चीनी को, पूरी, मैं समझता हूं कि जो चीज़ वो खरीदना चाहे वो खरीद सकता है और अनिश्चित काल के लिए, जब तक उस चीज़ की कीमत इतनी नहीं हो जाए जितनी वो चाहता है, जब तक के लिए वो स्टॉक कर सकता है और उसके अनुसार बेच सकता है। दूसरा कानून, और इन दोनों कानूनों का कहीं से भी खरीदना हो, कितने भी समय के लिए स्टॉक करना, इन दोनों कानूनों का लाभ लेने के लिए, क्योंकि अब जब व्यापारी जब इन चीज़ों को करेगा तो उसको कौन सी चीज़ खरीदना है, उसके लिए उन्होंने तीसरा कानून बनाया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। इसमें किसानों के साथ एग्रीमेंट होगा। अगर उसको लगता है कि यहाँ पोषण गेहूँ की खेती करना है तो वो पेशेंट गेहूं के लिए किसान से एग्रीमेंट करेगा, उसके अनुसार वो कीमत तय करेगा और उसके अनुसार उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी डिसाइड होगी, उसके अनुसार समय निर्धारित होगा और उस समय पर किसान को जाकर के वो गेहूं उस व्यापारी को देना होगा। तो ये तीनों कानून ये निर्धारित करेंगे कि किसान कब, कैसे और कितनी मात्रा में कौन सी खेती करेगा, किस दाम पे उसको बेचेगा। एक तरीके से किसान अपने ही खेत में गुलाम होगा। ये एक तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी जिस तरीके से व्यापार करने आई थी उसी की ये नई शुरुआत है। हो सकता है इसमें FDI के थ्रू कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स आए, हो सकता है हमारे देश के चुनिंदा उद्योगपति जो सरकार को पीछे के रास्ते से चुनाव के लिए फंडिंग करते हैं वो लोग आए और पूरे मार्केट पे कब्जा करें। मैं आप लोगों के माध्यम से जन जन से अपील करता हूं कि ये कानून सिर्फ किसानों के लिए काला कानून नहीं है। जिस तरीके से आज अगर आप सुबह आए और 80 रुपये लीटर पेट्रोल था, शाम को आप अगर गए और 100 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया, आपको 100 रुपये देना पड़ेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। उसी तरीके से ये कानून अगर लागू हो गए और निश्चित रूप से साइन हो गए और लागू होंगे और इनमें अगर समय रहते संशोधन नहीं हुआ तो आपको आलू, प्याज, चना, दाल, गेहूं, जो भी चीज़ें आपकी खाने की जो चीज़ें हैं जिसके बगैर हमारे माँ बाप, भाई बहन, हम सब लोग जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, ये सब खाने की चीज़ें जो उद्योगपति निर्धारित करेंगे उस कीमत पर खरीदने के लिए हम लोग मजबूर होंगे। और मैं समझता हूँ ये एक तरीके से आने वाले समय में देश का बच्चा वो इंजीनियर, डॉक्टर, वकील कोई भी हो, वो एक तरीके से गुलाम हो जाएगा। ये आपने पतंजलि और कई बड़े मैं समझता हूँ निश्चित रूप से आरोप लगाए हैं। क्यों नहीं लगाएंगे हम आरोप? जब आप 18 रुपये 50 पैसे की MSP डिसाइड करते हो हरियाणा में, वो 6 रुपये किलो में आप मक्का खरीदते हो। जब आप मध्य प्रदेश में बातें करते हो कि 2100 रुपये क्विंटल में हम मिट्टी खरीद लेंगे, वहीं पे आप 1925 रुपये का समर्थन मूल्य निर्धारित करते हो और 1600 रुपये में, ये 1790 रुपये की बिल्टी है, 1790 रुपये में आपके रजिस्टर्ड जो व्यापारी है वो खरीदते हैं गेहूं को और यही इनको सप्लाई करते हैं बाबा रामदेव को, पतंजलि को, और वही 35 रुपये किलो में वो गेहूं आटा यहाँ पे बेचते हैं।